ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो कि अपने हाई स्कूल के समय पर एक टैलेंटेड एथलीट हुआ करता था, लेकिन जब उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया और उसे बुली करने लगा, तब से अराता का सोचना है कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसके मन में अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले धोखे की बात बैठ चुकी थी। पर एक दिन जब वो किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वैसे उस वर्ल्ड में अराता को एक लड़ाई में जाना पड़ा था, जिसमें सिर्फ वो जीतने वाला ही जिंदा रह सकता है। इसलिए अराता को ना चाहते हुए भी अपने डर का सामना करना पड़ता है और फिर आखिर में वो उस लड़ाई को जीत लेता है। वैसे इस जानलेवा टाइम पास से वो उस दुनिया के सबसे ताकतवर हीरोज की लिस्ट में आ गया था। खैर, अभी कहानी प्रेजेंट में आती है। ये वो टाइम था जब वो कायर था और उसका फ्रेंड मसूदा हमेशा उसे बुली करता था। अपने बेस्ट फ्रेंड से ही हमेशा बुली होते रहने से अराता पूरी तरह से टूट चुका था। अराता ने जब नए दोस्त बनाए और उनकी वजह से वो थोड़ा बहुत खुश होने लगा था, तब उसने अपने एक नए दोस्त को कुछ बदमाश लड़कों से बात करते हुए सुना। उस दोस्त ने कहा कि उसने कभी भी अराता से दोस्ती नहीं की, वो तो बस उसका फायदा ले रहा है। जो सुनकर अराता को बहुत बुरा लगा और ये सुनने के बाद अब उसे किसी पर भी बिलीव नहीं रहा। जिसके बाद अराता ने अपने मन में सोचा कि पूरी लाइफ वो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग बस उसका फायदा ही उठाना चाहते हैं। इसी वजह से अब वो बस इस खराब और मतलबी दुनिया से कहीं दूर जाना चाहता है। तभी हम एक अराता जैसे नाम के लड़के को किसी अलग दुनिया में देखते हैं, जो कि अपने घर से भागकर कहीं जाना चाहता था, पर उसकी दादी उसे दूर न छोड़कर अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने का कहती है। लेकिन दूसरे अराता ने एक लड़की बनने का नाटक करने से साफ मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर दादी ने उस पर अपने मैजिक से हमला किया, जिससे अराता बाल बाल बचता है। इसके बाद जब अराता घर पे पहुंचता है, तब उसकी दादी ने उसे बताया कि अब उसके पास एक लड़की बनने और राज्य की अगली राजकुमारी बनकर राज्य को संभालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनके राज्य पर हमेशा से एक ताकतवर प्रिंसेस का शासन होता रहा है और हमेशा से ही एक प्रिंसेस को अरुता कबीले से चुना जाता है, क्योंकि अभी के समय की प्रिंसेस बूढ़ी हो चुकी है। इसलिए एक नई राजकुमारी चुनने के लिए दशकों कबीले से लड़कियां देखी, पर कोई भी काबिल लड़की नहीं मिली जो राज्य की अगली राजकुमारी बन सके। इसलिए दादी की अरुता कबीले ने राज्य में यह घोषणा कर दी कि राज्य की अगली प्रिंसेस उन्हीं के कबीले से चुनी जाएगी, क्योंकि तब अरुता कबीले ने ये घोषणा की थी। इसलिए अब अरुता को एक लड़की बनकर प्रिंसेस बनना होगा। लेकिन अराता कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में केवल महिलाएं हैं जो मैजिक कर सकती हैं। पर दादी अराता की इन बातों को इग्नोर करते हुए उसे बताती है कि अगर कबीले ने राज्य को दिया हुआ वादा पूरा नहीं किया तो उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। दादी अराता को अपनी जिद छोड़कर एक औरत बनने का कहती है, ताकि अराता अपने कबीले और डिवाइन वेपन की रक्षा कर सके। पर अराता उस जंग लगी हुई तलवार को हाथ में लेते हुए कहता है कि ये कोई डिवाइन वेपन नहीं है, बल्कि कबाड़ है। ये सुनकर दादी उस पर चिल्लाती है। तभी अचानक दादी की सांस गले में अटक जाती है और उसे दौरा पड़ जाता है। अराता जब अपनी दादी को इस हालत में देखता है, तब उसके पास अपने कबीले की खातिर एक औरत बनने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसके बाद अगले दिन अराता एक लड़की का रूप बनकर चालक गाड़ी में कहीं जा रहा था। उसके बगल में उसकी एक सर्वेंट भी थी, जो अराता को बताती है कि इस दुनिया के देवताओं को राजकुमारी अपनी तलवार के जरिए काबू करती है। वैसे प्रेजेंट टाइम में जो राजकुमारी है वो ऑलरेडी 60 साल तक शासन कर चुकी है और अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। पर ये बात दूसरे अराता को अच्छा महसूस कराने में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि अराता को लड़का होते हुए भी एक लड़की बना दिया गया है और अपने साथ एक नाइंसाफी होते हुए देखकर दूसरे अराता का भी किसी अलग दुनिया में जाने का मन करता है। काश मैं यहाँ से कहीं गायब हो जाता तो कितना अच्छा होता। दरअसल ऐसा अराता का सोचना है। उनकी सर्वेंट कोटावा उसे एक गुड लक वाला लॉकेट देती है, जो उसे प्रिंसेस कीकू ने दिया था। जब कोटावा ने पास में प्रिंसेस की सेवा की थी, कोटावा के अच्छे व्यवहार और अच्छे भाव को देखकर अराता भी खुश हो जाता है। खैर, अगले दिन अराता कैपिटल में पहुंच जाता है। यहाँ वो एक बड़े टावर में एंटर करता है। दूसरे अराता का निवास इस टावर के सबसे ऊपरी वाली जगह पर है, जहाँ बैठकर वो एक राजकुमारी के रूप में शासन करेगा। जिसके बाद अराता खुद को 12 शक्तिशाली गार्डियंस के बीच में घिरा हुआ पाता है, जो कि राज्य और राजकुमारी के वफादार योद्धा हैं। इसके बाद वहाँ पर राजकुमारी कीकू सेरेमनी को शुरू करने के लिए जाती हैं और जब अराता राजकुमारी कीकू को देखता है तो वहाँ ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं है। हालांकि राजकुमारी कीकू का बिहेवियर एक अच्छे इंसान होने की निशानी को दर्शाता है, जिससे अराता भी खुश था। तभी अचानक 12 गार्ड्स में से एक राजकुमारी कीकू पर हमला कर उन्हें घायल कर देता है। काजी नाम के इस गार्ड के धोखे से राजकुमारी कीकू बहुत ज्यादा दुख महसूस करती है। हालांकि वो उस पर अपने मैजिक से हमला करने के लिए कोशिश कर रही थी, पर घायल होने की वजह से वो ज्यादा कमजोर हो गई है और मरने की कंडीशन पर थी। इस वजह से राजकुमारी अपने बचाव में कुछ कर नहीं पाती। ये सब देखकर अराता जब कुछ बोलता है, तब उसकी असल लड़के वाली आवाज बाहर निकल जाती है, जिससे 12 गार्जियंस को पता चलता है कि वो एक आदमी है। इससे अराता बहुत घबरा जाता है। वो उन्हें खुद पे से ध्यान हटाकर राजकुमारी की जान बचाने पर ध्यान देने का कहता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उनमें से हर कोई गद्दार है, जो जानकर अराता की सांस गले में अटक जाती है। तभी काजी अचानक अराता पर हमला कर देता है, पर अराता जैसे तैसे उस हमले से बच जाता है और टावर
टावर से नीचे समुद्र में कूद जाता है ताकि अपनी जान बचा सके। जब लोग देखते हैं कि टावर के ऊपर से ग्रीन फ्लेम्स बुझ चुकी हैं तो वो घबरा जाते हैं और काजी लोगों को बताता है कि राजकुमारी की वो अराता नाम के लड़के ने मार दिया, जिसने राजकुमारी के करीब जाने के लिए एक लड़की का भेष बनाया था। लोग काजी की इस बात पर विश्वास कर लेते हैं जो असल में पूरी तरह से गलत थी। खैर काजी इसका फायदा उठाते हुए अपनी सेना को अराता को खोजने के लिए भेज देता है ताकि वो उसे लोगों के सामने जाकर मार सके। अराता बिना कपड़ों के अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढते हुए जंगल के अंदर चला जाता है जो असल में खतरनाक और डरावनी जगह है, ऐसा लोगों को मानना है, क्योंकि जंगल में जाने वाला कभी वापस लौट कर नहीं आता। पर अराता उन 12 धोखेबाजों गार्जियंस के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। जब जंगल में से अजीब आवाजें आने लगती हैं तब अराता डर जाता है। खैर तभी ना जाने कैसे इस जादुई दुनिया का अराता सिंपल दुनिया वाली अराता से स्विच हो जाता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अराता खुद को एक जंगल में पाकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ और वो यहाँ कैसे आया। जब वो जंगल के बाहर आकर टावर को देख रहा था तभी उस पर एक तीर से हमला किया जाता है जिससे अराता बाल बाल बच जाता है। वहाँ पर काजी अपने कई सैनिकों के साथ अराता को मारने के लिए तैयार खड़ा था। असल में अराता बिल्कुल दूसरे अराता जैसा ही दिखता है, लेकिन इस तरफ अराता का कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो बचने के लिए पेड़ों का सहारा लेता है। तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होकर किसी और जगह पर पहुंच जाता है। उस जगह पर कोटावा अराता को सही सलामत देखकर उसे अपने गले से लगा लेती है। दरअसल ये जानकर वो खुश है कि अराता ठीक ठाक है, हालांकि उसे ये नहीं मालूम कि ये असल में उनका असली अराता नहीं है। पर अभी ये सब समझने का समय उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी अराता ने कोटावा से पूछा कि वो कौन है। कोटावा ने उसे जवाब देते हुए कहा कि ये मजाक करने का समय नहीं है। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर सेफली अपने विलेज में पहुंच जाती है। कोटावा दादी को बताती कि राजकुमारी कीकू मर चुकी है और सब लोगों का मानना है कि अराता ने उन्हें मारा है। ये सुनकर दादी को सदमा लग जाता है। खैर आगे कोटावा बताते कि फॉरेस्ट में जाने के बाद से ही अराता अपने याददाश्त खो चुका है। इन सब बातों को सुनकर दादी को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सदमा लगता है, लेकिन फिर भी दादी जिंदा है। अरे विलेज में रहने वाले होते ही इतने स्ट्रॉन्ग है। खैर इसके बाद दादी अराता को एक तहखाने में ले जाती है ताकि वो बिल्कुल सेफ रह सके। फिर अराता दादी को बता देता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है और उसकी कोई याददाश्त नहीं गई। अराता की इस बात पर दादी भी यकीन कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि फॉरेस्ट में जाकर लौटने वाले सभी लोग बदल जाते हैं और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने जैसे दिखने वाले किसी और इंसान से बदल जाते हैं। अराता ये सुनकर हैरान होते हुए पूछता है कि क्या वह वापस अपनी दुनिया में लौट सकता है, लेकिन दादी ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि अब उसे अराता के रूप में ही इस दुनिया में रहना होगा क्योंकि अब वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। हालांकि शायद कोई रास्ता हो जाने का, मगर दादी भी चालाक है, ऐसी हाथ में आई मछली को थोड़ी ना छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन अपने हीरो अराता ने भी एक क्रिमिनल के रूप में रहने का साफ साफ मना कर दिया। दादी को पूरा यकीन है कि उसका पोता कभी इस तरह का काम नहीं कर सकता जैसा कि उस पर राजकुमारी को मारने का आरोप लगाया गया। अराता पहले से ही अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, पर अब तो उसके साथ और भी बुरा हो गया। इससे उसका दिमागी संतुलन शायद खराब न हो जाए। ऐसा शायद से नहीं होगा, इसलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं जिसमें काजी को अराता की लोकेशन का पता लग चुका था, इसलिए वो वहाँ पर कोटावा को होस्टेज बनाकर ले आता है और अराता को उसके हवाले करने का कहता है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो कोटावा को मार देगा। पर दादी ये दिखाती है कि उसे अराता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उसे नहीं पता कि अराता कहाँ है। मगर काजी उसकी बात पर यकीन न करते हुए कोटावा को टॉर्चर करने लगता है। साथ ही दादी से अराता को उसे सौंप देने का कहता है। उनकी बातों से अराता को जब पता लगता है कि दूसरे अराता पर इस राज्य की राजकुमारी को मारने का आरोप है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब कुछ भी हो, लेकिन अराता अपनी वजह से किसी और की मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए वो तहखाने से खुद ही बाहर आ जाता है। अराता को अपने सामने देखकर काजी कोटावा को एक तरफ फेंक देता है और अपने एक सैनिक को अराता को मारने का ऑर्डर देता है, पर अराता किसी तरह उनके हमले से बच जाता है। तभी अराता को वहीं जंग लगी तलवार दिखती है, इसे वो सैनिक का सामना करने के लिए उठा लेता है। वो अपने बचाव में सैनिक को पीछे धकेल देता है और अचानक जंग लगी तलवार की सोई हुई शक्तियाँ जाग जाती हैं। दादी ये देखकर हैरान होती हैं, लेकिन काजी ने इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था क्योंकि उसे लगा इस जैसे बेकार लड़की के हाथ में कुछ भी हो पर ये कुछ कर नहीं सकता। इसलिए काजी ने अपनी तलवार से फायर मैजिक अटैक करके अराता को खत्म करने का फैसला किया। अराता उसकी पावर देखकर घबरा जाता है। दादी उसे इस तरह घबराते हुए देखकर कहते हैं कि तलवार के अंदर जो गॉड्स की शक्तियां हैं उन्हें बुलाओ ताकि तुम अपनी जान बचा सको। अराता बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे तलवार की शक्ति से अराता के आगे एक गोल्डन बैरियर बन जाता है जो उसे काजी के फायर अटैक से बचा लेती है। उसके साथ ही अराता की तलवार काजी के हमलों को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। काजी ये देखकर हैरान होता है और उसका कहना है कि अराता भी एक चूज इज वन है। अब इसका क्या मतलब है वो तो हमें आगे ही पता चले। खैर तभी घर की छत टूट जाती है, जिसका फायदा उठाकर दादी
अराता को लेकर कहीं गायब हो जाती है, क्योंकि जब सैनिकों ने उस टूटे हुए घर की बाद में छानबीन की तब उन्हें वहाँ पर कोई मिला नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि काजी अकेले बैठा हुआ था। तब उसके पास 12 गार्जियंस में से एक आका नाम का गार्जियंस आता है और काजी को बताता है कि उन्होंने अब अपने प्लान को बदल दिया है। अब अराता को जिंदा पकड़कर उस पर मुकदमा चलाएंगे और उसे सबके सामने गलत साबित करेंगे। दूसरी तरफ अराता की दुनिया में उसकी मॉम और सिस्टर उसे ढूंढ रहे हैं, पर वो अराता से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। दरअसल उसका फोन नहीं लग रहा। खैर तभी उन्होंने सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होते हुए देखी, जो बिना कपड़ों के एक सुंदर लड़की को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उसे देखने के लिए अराता की मॉम से रहा नहीं गया, इसलिए वो अपने बेटे को बुलाकर उसे देखने लगी। लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो पाया कि ये तो बिल्कुल उन्हीं की बेटा जैसा दिखता है। इसके बाद इस तरफ हम अराता और दादी को देखते हैं, जो बचकर एक केव में आ गए थे, जहाँ दादी अराता को इस दुनिया के बारे में बताती है कि इस दुनिया की गॉड्स डिवाइन वेपन्स में रहते हैं। उनका इस्तेमाल सिर्फ चुने हुए लोग ही कर सकते हैं, जो गॉड्स के द्वारा चुने जाते हैं। अराता भी गॉड्स के द्वारा चुना गया है। खैर तभी कोटावा उसे दूसरे अराता का पसंदीदा खाना देती है और वो होप करती है कि उसे खाकर उसकी याददाश्त वापस आ जाए। फिर अराता बाहर ताजी हवा खाने के लिए जाता है ताकि उसे थोड़ा बहुत खून मिल सके, पर कोटावा भी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अराता कोटावा को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस दुनिया से नहीं है बल्कि एक अलग दुनिया से है, तो कोटावा उसे दिखाती है कि उसे उसकी बात पर बिलीव है और आगे अराता के कुछ भी कहने से पहले उसे गले से लगा लेती है। यहाँ पर इन दोनों की बातें चली रही होती है कि पीछे से काजी आ जाता है, जिसने दादी को पकड़ लिया था। इसलिए काजी अराता को सरेंडर करने का कहता है। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो उसे काजी से लड़ना होगा, पर दादी अराता को अपना डिवाइन वेपन इस्तेमाल करने से मना करती है, क्योंकि काजी उसी डिवाइन वेपन के पीछे था। तो अराता उससे लड़ाई नहीं करता, जिस वजह से उसे पकड़ लिया जाता है। जब काजी उसे जेल गाड़ी में बंद कर रहा था तब वो उससे कहता है कि तुम पर राजकुमारी को मारने का आरोप है, जिस पर अराता चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम वो किस बारे में बात कर रहा है और मैंने किसी को भी नहीं मारा। ये सुनकर काजी को भी लगता है कि उस जंगल में जाकर अराता ने अपनी याददाश्त खो दी है, पर काजी को इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसे तो बस अराता को लोगों के सामने पनिश करना है। अराता अपने साथ ऐसी नाइंसाफी देखकर पागल होने लगता है, लेकिन तभी उसका लकी लॉकेट चमकने लगता है जो उसे कुटावा ने दिया था। दरअसल ये लॉकेट कुटावा ने अराता को तभी दिया था जब वो ताजी हवा खाने के लिए केव से बाहर गया था। खैर जब दोनों अराता एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो दोनों उसे पोर्टल के जरिए अपनी अपनी दुनिया में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं आ पाते और अराता जब कोशिश करता है तब वो जेल गाड़ी से टकरा जाता है, जिसके बाद अराता तब ऐसा नहीं कर पाता तो वो दूसरे अराता से पूछता है कि तुमने राजकुमारी को क्यों मारा, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसे एक साजिश में फंसाया गया जो काजी और सभी 12 गार्जियंस ने मिलकर बनाई है। दरअसल उन्हीं 12 गार्जियंस ने राजकुमारी को धोखा देकर उन्हें मार दिया। ये सुनकर अराता को शौक लगता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर इसके बाद दूसरा अराता उससे पूछता है कि क्या कुटावा और दादी ठीक है, जिस पर अराता उसे बताते है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने का उसके पास कोई रीजन नहीं था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया और इसलिए वो सेफ है। जो सुनकर दूसरे अराता को थोड़ी बहुत राहत मिलती है। वो अराता से उनकी देखभाल करने का भी कहता है, लेकिन तभी अचानक पोर्टल बंद होने लगता है, तो वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो सभी चीजों को पहले जैसा कर देंगे। फिर पोर्टल बंद हो जाता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर अराता को सजा देने के लिए एक ग्रैंड लेडी आती है, जिसके बाद 12 गार्जियंस को भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बुलाया जाता है ताकि अराता की सजा तय की जा सके। काजी सबको राजकुमारी की पिक्चर दिखाता है जिसमें राजकुमारी मर चुकी थी। ये देखकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और अराता की मौत की सजा की मांग करते हैं, लेकिन काजी उन्हें चुप कराते हुए कहता है कि हम 12 गार्जियंस जो राजकुमारी की रक्षा नहीं कर सके, इसके लिए वो बहुत दुखी है। ये सुनकर अराता को गुस्सा आता है और काजी को अपना मुंह बंद रहने के लिए कहता है। साथ ही वो सबको बताता है कि 12 गार्जियंस गद्दार है, इन सब ने मिलकर राजकुमारी को मारा है। लेकिन ये सुनकर एक गार्जियन ने अपना भाला बिल्कुल अराता के सामने कर दिया और उससे पूछा कि वो 12 गार्जियंस को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है। हम अभी भी इस राजकुमारी की मौत पर दुखी हैं। सभी गार्जियंस ने इस बात पर अग्री किया, जो असल में पूरी तरह गलत है। इसके बाद सभी लोग 12 गार्जियंस को अराता के खिलाफ देखते हुए वो ग्रैंड लेडी उसे फांसी की सजा देने का फैसला करती है, लेकिन काजी बीच में बोलते हुए कहता है कि वो उसे अभी फांसी की सजा ना दे बल्कि जेल में डाल दे। काजी के कहने पर अराता को जेल में डाल दिया जाता है। दरअसल काजी अराता के उस डिवाइन वेपन को लेना चाहता है जो उसके डिवाइन वेपन की पावर से लड़ सकता है, इसलिए उसने अराता को जेल में डालने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद जब अराता को जेल में ले जाने लगते हैं तभी पीछे से कोटावा को भी लाकर जेल में डाल दिया जाता है। उसे भी अराता के साथ ही बंद कर देते हैं। दरअसल कोटावा ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी जिसमें वो पकड़ी गई। अभी उसके पास डिवाइन वेपन भी था जो वो अराता को दे देती है। अराता सोचता है कि वो डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करके जेल की दीवारों को तोड़ देगा और आसानी से यहाँ से भाग जाएगा, पर वो इस बार डिवाइन वेपन की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता तो अराता अपनी हार मान लेता है।
लेकिन तभी अचानक अराता का लकी लॉकेट चमकने लगता है, जिसके अगले ही पल अराता और कोटावा आसमान में ऊपर आ जाते हैं। उनके सामने तभी राजकुमारी कीको की सोल अपीयर होती है, जो अराता को बताती कि फैसले के दौरान वो अराता की बातों से खुश है जो उसने गार्जियंस के खिलाफ की थी, और वो बताती है कि उसके पास जो पावर्स है वो उसने डिवाइन वेपन्स में गॉड की पावर्स को काबू में करती है, ताकि उन पावर का इस्तेमाल राज्य के भले के लिए किया जा सके। लेकिन अब उसके मरने के बाद सारे डिवाइन वेपन्स आजाद हो जाएंगे। इस वजह से सभी सोल्जर्स उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे दुनिया भर में गलत काम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे किंगडम की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लेकिन अराता खुद को इतना काबिल नहीं समझता, इसलिए वो कहता है कि मेरे जैसा कमजोर लड़का ये काम कभी नहीं कर सकता। जिस पर राजकुमारी कीको कहती है कि वो भी बस अराता पर भरोसा ही कर सकती है, इसके अलावा उसके पास भी करने को कोई दूसरी चॉइस नहीं है। जो सुनकर अराता भी हैरान है। खैर उसके अगले ही पल अराता फिर से जेल के अंदर आ जाता है। तभी कोटावा अराता से कहती है कि राजकुमारी कीको की कहे अनुसार तुम्हें उस डिवाइन वेपन को अपनी बॉडी के अंदर रखना चाहिए। अगर तुम चुने हुए हो तो तुम ये आसानी से कर सकते हो। वैसे भी राजकुमारी कीको को तुम पर भरोसा है। इस बीच पानी में चल रहा जहाज जेल वाली जगह पर पहुंचता है। इसके बाद गार्ड्स अराता और कोटावा को कई सारे कैदियों के बीच में फेंक देते हैं। वो कैदी राजकुमारी कीको के हत्यारे अराता को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो अराता को खा जाएंगे। अचानक अराता के सामने दो बंदे आते हैं जो खुद को इस जेल का मालिक बताते हैं। इस वजह से वो अराता से उसका सामान और उसके कपड़े को देने का कहते हैं। साथ ही कोटावा को देखकर उनका इरादा कुछ ठीक नहीं था। वो कोटावा को गलत नजरों से देखते हैं, लेकिन तभी एक लाल बालों वाला लड़का वहाँ आकर उन पर हमला कर देता है। अराता उससे बचने की कोशिश करता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उसे हैरानी होती है और वो अराता से पूछता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर आदमी आखिर राजकुमारी को कैसे मार सकता है। अराता उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही सारे कैदी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें इस तरह दौड़ लगाते हुए देख अराता को कुछ समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो लाल बाल वाला लड़का लड़ाई छोड़कर भाग जाता है। तभी अचानक ऊपर जो नालियां होती हैं वो इधर उधर होने लगती हैं और दो कैदियों पर हमला कर देती है, जिसमें वो कैदी खत्म हो जाते हैं। ये सब अराता को समझ में नहीं आता कि असल में ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो उसे इसके बारे में बताती है कि अभी जो तुमने देखा था वो इस जेल को चलाने वाले ने किया था। वैसे उसका नाम वार्डन है, जो हर दिन दो कैदियों को चुनकर उन्हें खत्म कर देता है। इतना कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है, पर वो जानकारी देने की कीमत में कोटावा की हेयर पिन ले जाती है। कुछ देर बाद अराता अपने स्वॉर्ड को जेल से भागने के लिए बाहर निकालता है और जब वो अपने स्वॉर्ड की पावर्स को अवेकन करने की कोशिश करता है तब उसकी स्वॉर्ड की पावर अवेकन नहीं हो पाती। अराता को परेशान देख कोटावा उसे थोड़ा रिलैक्स करवाती है और वो अराता के हाथ पे लगी चोट को भी हील कर देती है। वो ऐसा हीलिंग मैजिक से करती है, जिसे देखकर अराता हीलिंग मैजिक के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है। तो कोटावा उसे बताती है कि वो सर्वेंट क्लैन से है, इसलिए उसकी क्लैन के पास अपने मालिक की सेफ्टी करने के लिए इस तरह की काबिलियत होती है। अराता उसे थैंक्स करता है उसकी मदद करने के लिए। तभी अचानक वहाँ पर भूकंप आता है और कोटावा के नीचे से जमीन फट जाती है, जिससे वो नीचे जाकर गिरती है। अराता ये देखकर घबरा जाता है और उसके साथ अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसमें वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाता। लेकिन कुछ देर बाद अराता सही होकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है और उसे कुछ भी नहीं पता चलता। तो वो दूसरे लोगों से पूछता है कि क्या उन्होंने कोटावा को देखा था, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। तभी अराता के पास पहले वाली लेडी आती है जो उसे बताती है कि शायद मैंने कुछ अफवाह सुनी है, जो भी राजकुमारी की किलर को मारेगा उसे हीरा कर दिया जाएगा। वो ये भी कहती है कि ये बस अफवाहें हैं, शायद ये सच ना हो। इसके बाद वो अराता से पूछती है कि उसके साथ और ये लड़की कहाँ है। ये सुनकर अराता को कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसके बारे में कुछ जानना चाहती है, इसलिए अराता उसकी जानकारी की कीमत में अपना बैग देकर कोटावा के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि कोटावा उस लाल बाल वाले लड़के के पास है और वो इस जानकारी की कोई कीमत लेना नहीं चाहती, क्योंकि वो भी अपने खास लोगों से दूर होने के एहसास को अच्छे से जानती है। इसके बाद हम कोटावा को लाल बाल वाले लड़के के साथ देखते हैं। वहाँ पर उसका छोटा भाई भी था। दरअसल जब कोटावा नीचे गिरी थी तभी इसी लाल बाल वाले लड़के ने उसे बचाया। इसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। तभी उसका छोटा भाई जैन वहाँ से भाग के आता है। इस तरफ कैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की के साथ क्या करे, इसलिए कैन बाहर आ जाता है। बाहर वो अपने भाई जैन को बेहोश पाता है और जब उसके पास अराता को देखता है तो उसे लगता है कि अराता ने उसके छोटे भाई के साथ कुछ कर दिया। इससे गुस्सा होकर वो अराता पर अपनी तलवार से हमला करने लगता है। हालांकि अराता उसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो अराता को भी खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार निकालनी पड़ती है। अराता अपनी तलवार से उसके हमले को रोकता है। फिर उनके बीच लड़ाई शुरू होती है कि तभी उसका छोटा भाई जैन उड़ जाता है और कैन को बताता है कि अराता ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तभी एक आदमी
अपनी तलवार लेकर केन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन अराता उसे एक किक में मारता है जिसमें वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। इस तरफ जैन अपने बड़े भाई को बताता है कि इस आदमी ने मेरी रिंग छीन कर मुझे मारने की कोशिश की, ये मुझे मारने ही वाला था कि अराता ने आकर मुझे बचा लिया। और केन उस आदमी को देखकर समझ जाता है कि वो उससे लड़ने के लिए आया है, इसलिए केन अराता को जैन की देखभाल करने का बोलकर उस आदमी से लड़ने जाता है। साथ ही अपने भाई के रिंग को वापस लेने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। इस तरफ अराता जैन को उसके कमरे में ले जाता है, जहाँ वो उन दोनों को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया था, तब केन ने उसे बचाया। तभी से वो दोनों भाई की तरह साथ रहने लगे। इसके बाद केन ने मुझसे वादा किया कि वो एक साथ जेल से बाहर निकलकर अपने घर जाएंगे और वो रिंग उसकी माँ की आखिरी निशानी है जो उसके पास है। इतनी देर में कोटावा उसकी चोट को हील कर देता है। इसके बाद अराता कोटावा से कहता है कि वो अब राजकुमारी की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उन्हें इस जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उन दोनों की बातें जैन भी सुन रहा था। वो उन्हें बताता है कि इस जेल को चलाने वाला आदमी एक डिवाइन वेपन के साथ चुना हुआ है, इसलिए जेल से निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तभी केन वहाँ पर रिंग के साथ आ जाता है और अपने भाई को बचाने के लिए अराता का थैंक्स करता है, लेकिन अराता को भी फिर से लड़ने के कहता है क्योंकि उसका मानना है कि अराता को मारने से उन्हें इस जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इससे पहले वो कुछ कर पाते एक पीप केन को पकड़ता है और दूसरा पीप अराता की तरफ बढ़ने लगता है। वो पीप उसे पकड़ने वाले होते हैं कि तभी जैन उसे धक्का देते हुए कहता है कि वो अपने भाई के पास जा रहा है। फिर बाद में अराता उनकी मदद ना कर पाने की वजह से उदास होता है क्योंकि ये दूसरी बार था जब वो औरों की मदद ना कर सका, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि वो दोनों भाइयों को बचाएगा। इसलिए अराता जेल के मालिक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे भी मालूम था कि ये बहुत खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो रास्ते में चलते हुए खुद से वादा करता है कि मैं कोटावा को कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ हम उन दोनों भाइयों को किसी चीज से बंधा हुआ देखते हैं। हालांकि केन उन मजबूत लोहे के पाइप से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनसे आजाद नहीं हो पाता। इसके अलावा वो पाइप और ज्यादा टाइट हो जाते हैं। तभी जेल के मालिक वार्डन की उन्हें आवाज आती है। दरअसल वो उनसे एक दूसरे से लड़ने की कहते हैं और वो जो भी जीतेगा उसे रिहा कर देंगे। ये सुनकर केन वार्डन से कहता है कि वो किसी भी कंडीशन पर अपने छोटे भाई से नहीं लड़ेगा। इस पर वार्डन उससे कहता है कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो दोनों को मार दिया जाएगा। इसके बाद वो उन दोनों को लड़ने के लिए वेपन देता है। हालांकि जैन बिल्कुल भी अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन केन सीधा अपने छोटे भाई पर हमला करने लगता है, तो मजबूरी में जैन को भी अपने बड़े भाई से लड़ना पड़ता है। तभी वहाँ पर अराता और कोटावा भी पहुंच जाते हैं और अराता ऊपर से नीचे कूद जाता है। फिर वार्डन को ये सब रुकवाने की कहता है, लेकिन वार्डन साफ मना करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, मेरा न्याय करने का तरीका एकदम सही है। इसके बाद वो अराता पर भी अपने पाइप से हमला कर देता है। अराता उसके हमले से बच जाता है और वार्डन को बताता है कि वो दोनों लड़के बुरे नहीं है। फिर वो केन को देखने लगता है जो पागलों की तरह जैन पर हमला कर रहा था। साथ ही केन उससे ये भी कह देता है कि अब वो उसका छोटा भाई नहीं है। केन के ये वर्ड अराता को उसके सबसे अच्छे दोस्त की याद दिलाते हैं जिसने उसके साथ असल में विश्वासघात किया था। इस तरफ केन जब अपने छोटे भाई पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है, तब जैन भी उसके बारे में कुछ न सोचते हुए केन पर हमला कर देता है, जिससे घायल होकर वो नीचे गिर जाता है। दरअसल केन ने अपना सैक्रिफाइस करके अपने छोटे भाई को बचाया है, जिसका अराता को भी पता चल जाता है। हालांकि वार्डन जैन को ये कहते हुए फिर से पकड़ लेता है कि इसने दूसरे इंसान को जान से मारने की कोशिश की। अराता ये सब देखकर गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड से पाइप्स को काटने लगता है ताकि जैन आजाद हो जाए। तब अचानक जाइंट पाइप्स अराता पर हमला करने लगते हैं, जिनसे वो ऐसे तैसे बच जाता है। इस बीच उसकी खूब पिटाई भी होती है, लेकिन फिर भी वो डटा रहता है। सभी लोग दूर खड़े होकर अराता की लड़ाई देख रहे थे। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि अराता इसका सामना आखिर कैसे कर रहा है, जबकि वो अपनी स्वॉर्ड का भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी कोटावा अराता का नाम जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनते ही अराता को अपना वादा याद आता है जो उसने कोटावा से किया था। इसके बाद अराता अपनी डिवाइन वेपन से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी असल पावर दिखाए। उसके ये कहते ही अचानक उसकी तलवार चमकने लगती है और उसमें से गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस तरह अराता के चारों ओर एक गोल्डन बैरियर बन चुका था और जो भी पाइप उसके करीब आता है वो हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर वार्डन अपनी पूरी ताकत से अराता पर हमला करता है, लेकिन अराता अपने एक ही हमले से उसके सबसे ताकतवर हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वार्डन का असली शरीर सबके सामने आता है। दरअसल जिस जगह पर वार्डन छुपा हुआ था उस जगह पर अराता का हमला होने से वो जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी और वार्डन सबके सामने आ गया। असल में वो एक बूढ़ा आदमी है जो कई सालों से यहाँ पर कैद है, जिसके पूरे शरीर पे पाइप्स निकल रहे हैं। उसके पेट में एक ब्लैक स्वॉर्ड घुसी हुई थी, जिसे देखकर अराता को लगता है कि ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है, इसलिए वो उसे आजाद करने के लिए उस ब्लैक स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही अराता ने ब्लैक स्वॉर्ड पकड़ी, वैसे ही उसे वार्डन का पास्ट दिखने लगा, जिसमें वार्डन असल में बहुत दयालु था और जो भी इंसान कोई गलत काम करता तो वो उसे अपनी गलती सुधारने का मौका देता। लेकिन वार्डन ने जिस पर विश्वास किया था उसने उसके साथ धोखा किया। इससे पहले ही वार्डन उस पर अपने डिवाइन वेपन से हमला कर पाता, वो आदमी उसे ज्वालामुखी में धकेल देता है। लेकिन इससे वार्डन मरा नहीं, बल्कि वो एक डीमन बन गया और कई सारे पाइप में विकसित हो गया। फिर उसने अपने पाइप से धोखे
धोखेबाज को मार डाला और इस तरह वार्डन तब से सबको मौका देने की जगह सजा देने लगा। वार्डन ने फिर कभी भी किसी पर भरोसा न करने का फैसला किया और सभी गलत काम करने वालों के लिए एक हल्का सजा देने वाला डेविल बन गया। और अराता ये सब जानकर दुखी होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वार्डन आखिर ऐसा क्यों बना। लेकिन वार्डन को लगता है कि इंसान उसे कभी भी नहीं समझ सकते, इसलिए वार्डन ने अराता से उसको खत्म करने के लिए कहा। वहाँ पर खड़े सभी लोगों ने अराता से जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि इस डीमन को खत्म कर दो। हालांकि अराता उसे मारने की जगह उसके पेट में घुसी हुई तलवार को निकालने लगता है। तभी उस तलवार में से एक डार्क कोरा निकलने लगता है जो अराता के मन में उन लोगों के लिए नफरत भरने लगता है जिन्होंने अराता को धोखा दिया था। इससे अराता को तकलीफ होने लगती है और वो तकलीफ की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अराता पीछे नहीं हटता और वार्डन को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ब्लैक सोर्ड को आखिरकार बाहर निकाल ही देता है। जिसके बाद वार्डन अराता से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, जिस पर अराता उसे जवाब देता है कि हम दोनों को ही धोखा दिया गया था और धोखे का दर्द कैसा होता है उसका एहसास मुझे बहुत अच्छे से है। लेकिन फिर भी अराता दूसरों पर भरोसा और उनकी मदद करना चाहता है। ये सुनकर वार्डन को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसलिए वो अराता को ब्लैक सोर्ड से उसको आजाद करने के लिए थैंक्स करता है। अब उसकी ब्लैक सोर्ड भी डार्क ऑरा से ज्यादा हो जाती है। इसके बाद वार्डन अपनी पावर को अराता के सोर्ड में डाल देता है और वहाँ से कहीं गायब हो जाता है। खैर अब अराता के पास गॉड सेना की पावर आ जाती है जो उसे वार्डन से मिली है। अब अराता अपनी सोर्ड से एक गोल्डन एनर्जी ऊपर की ओर छोड़ता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस तरफ अराता सभी लोगों को वापस ले आता है जिन्हें वार्डन के द्वारा कैद कर लिया गया था। तभी वहाँ पर काजी अराता की तलाश में आता है क्योंकि कुछ देर पहले उसने आकाश में एक तेज चमकती हुई गोल्डन एनर्जी को देखी थी जिसके बारे में काजी लोगों से पूछताछ करता है। तब वहाँ पर वार्डन की सोल अपीयर होती है जो काजी से कहती है कि अराता कोई आम इंसान नहीं है बल्कि उसके पास भी एक डिवाइन वेपन है और वो बहुत ताकतवर भी है। उसने मुझे भी हरा दिया इसलिए मैंने उसे अपनी पावर्स दे दी क्योंकि मुझे अराता पर विश्वास है कि वो एक दिन इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। इस तरफ अराता नाव में चढ़कर उस जेल से भाग जाता है। दूसरी तरफ अराता दो हमेशा की तरह बेफिक्र होकर रह रहा था। उसे किसी बात की चिंता ही नहीं थी, लेकिन अराता की फैमिली बहुत परेशान थी क्योंकि अराता की याददाश्त चली गई है और डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए उसके फादर फैसला करते हैं कि कुछ दिनों तक अराता को स्कूल से दूर रखना चाहिए, लेकिन उसकी मॉम इस फैसले से बिल्कुल भी अग्री नहीं है। तब भी वहाँ पर अराता आ जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि मैंने कई दिनों से शिकार नहीं किया इसलिए उसका शरीर अकड़ गया है, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करता है जैसे कि वो इसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी सिस्टर अपने मॉम डैड की एक्टिंग देख देख कर तंग हो चुकी थी। इसके बाद हम वापस जादुई दुनिया में आते हैं जहाँ पर काजी की लगी पड़ी है। वो अभी भी वार्डन की कई हुई बातों के बारे में सोच रहा है। फिर हम अराता के ग्रुप को देखते हैं जो मुश्किल से समुद्र के किनारे पर आ गए थे पर उनकी बोट पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दरअसल वो समुद्र में कहीं एक आइसलैंड पर आ गए थे जिसके थोड़ी देर बाद वो अपने मैप निकालते हैं जिसे देखकर कैन बताता है कि वो कैपिटल से अभी भी बहुत दूर है और उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए काजी के इलाके से होकर जाना पड़ेगा। पर अराता तो इस एडवेंचर से भरे हुए सफर के लिए एक्साइटेड होता है और कोटावा उसे 12 गार्जियंस के बारे में बताती है कि सभी 12 गार्जियंस के अलग अलग राज्य हैं जिनके वो राजा हैं। क्योंकि अब राजकुमारी मर चुकी है तो वो आजाद है और कुछ भी कर सकते हैं। तभी जैन फॉरेस्ट के अंदर से धुआं निकलते हुए दिखता है। जब वो सब वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर आम लोग दिखाई देते हैं जो फॉरेस्ट में कैंपिंग करने के लिए आए थे। जैन उन्हें देखकर पहचान लेता है क्योंकि वो सभी उसी के विलेज के लोग हैं, इसलिए वो भागकर अपने लोगों के पास जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि बाहर आ जाओ, ये अपने ही लोग हैं, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तभी एक टेंट के अंदर से जैन की मॉम बाहर निकलती है और वो अपनी बेटी को इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश और इमोशनल हो जाती है। फिर वो एक दूसरे की गले लगते हैं। दूसरी तरफ अराता, केन और कोटावा भी वहाँ आ जाते हैं जो अपनी मॉम को बताते हैं कि केन ने उसे बचाया था और उसका अब तक उसने ख्याल रखा है। इसीलिए जैन की मॉम केन का थैंक्स करती हैं। लेकिन केन अभी भी उदास है। इस बीच अराता गांव के लोगों से बात करने जाता है जहां उसे पता चलता है कि जल्दी बैटल स्टार्ट हो सकती है क्योंकि 12 गार्जियंस अपने अपने राज्य को संभालने के लिए वापस आ गए हैं। क्योंकि सबको ज्यादा पावर चाहिए इसलिए वो एक दूसरे पर हमला करेंगे। इसी वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर को छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ये सब जानकर अराता को समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। तो केन उसे बताता है कि 12 गार्जियंस में से जो सबसे ऊपर पहुंचेगा वही इस देश का राजा बनेगा। इससे पहले भी वो 12 गार्जियंस थे, वो हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन जब राजकुमारी ने उनकी लड़ाई के बीच में दखल दी तब से पूरे देश में शांति हुई। क्योंकि अब राजकुमारी मर चुकी है तो वो 12 गार्जियंस आपस में लड़ाई करेंगे। खैर अब अराता और उसके दोस्त सभी गाँव वाले से विदाई लेते हैं। फिर वो चलते चलते एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिलता है। असल में उस झरने का पानी हर महीने गायब हो जाता है, जिसके गायब
गायब होते ही वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है। वैसे ही दिखने में एक केव है जिसमें सभी गांव वाले चले जाते हैं। उनके लिए ये केव एक सेफ प्लेस है जिसमें वो सब पीसफुली रह सकते हैं। और तभी झरने का सारा पानी वापस आ जाता है जिससे केव का दरवाजा बंद हो जाता है। हालांकि केन अपने भाइयों के साथ उस केव के अंदर नहीं जाता क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहता है जिसके लिए उसे बाहर दुनिया में रहना होगा। खैर वहाँ अराता और गोटावा से कहता है कि तुम अभी अपने रास्ते चले जाओ क्योंकि वो अकेले रहना चाहता है। पर अराता केन को अकेले रहने नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। जिसके बाद अराता खूब देर चलते चलते थक जाता है, इसलिए वो एक ब्रेक लेने का फैसला करता है। लेकिन जिस जगह पर अराता ने आराम करने का फैसला किया उस जगह पर उन्होंने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसे देखकर अराता डर जाता है। तभी उस मॉन्स्टर की नजर भी उन लोगों पर पड़ती है तो वो जोर से दहाड़ता है, फिर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो सभी भागते भागते थक कर एक जगह पर नीचे गिर जाते हैं और वहाँ मॉन्स्टर गुस्से में उनके ऊपर से आगे निकल जाता है। मॉन्स्टर से छुटकारा पाने के बाद वो थोड़ा आराम कर रहे थे कि झाड़ियों में हलचल होने लगती है, लेकिन उस झाड़ी में कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक छोटी सी लड़की निकलती है जिसके हाथ में एक मॉन्स्टर का अंडा होता है। तभी मॉन्स्टर उन्हें फिर से ढूंढ लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है तो वो सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उनमें से कैन छुप नहीं पाता और बाकी सब उस मॉन्स्टर से छुप जाते हैं, इसलिए वो मॉन्स्टर अब कैन के पीछे पड़ जाते हैं। इस तरफ अराता को उसे हिना नाम की लड़की से पूछता है कि उसने मॉन्स्टर का अंडा क्यों चुराया जबकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, जिस पर हिना अराता को बताती है कि उसकी मालकिन एक बच्चा करना चाहती है, इसलिए वो उनके पोषण के लिए उन्हें एक बड़ा सा अंडा देना चाहती है। लेकिन तभी उस अंडे में से एक बेबी मॉन्स्टर निकल कर आता है जिससे हिना की सारी मेहनत बेकार चली जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर हिना का एक मॉन्स्टर किसी अजीब सी चीज पर सवार होकर आता है जिसके पीछे कैन भी बैठा हुआ था। जिसके बाद कैन अराता को बताता है कि इस आदमी ने उस मॉन्स्टर से बचाया, उसे उस मॉन्स्टर से बचाया है। ये जानकर अराता उसे थैंक्स कर पाए उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे तेज बुखार आ गया था। इसके बाद जब अराता की आंख खुलती है तो वो खुद को किसी जगह पर पाता है। उसके पास कैन बैठा है जो कि उसे बताता है कि ये हिना के मास्टर ओएका का घर है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो अराता को उसके कपड़े देती है। उसके जाते ही अराता अपने स्मार्टफोन को चेक करता है जो सही सलामत होता है। कैन उसके स्मार्टफोन को देख पाए इससे पहले ही अराता उसे छुपा लेता है और वो उसे जब खोल कर दिखाता है तो उसमें उसे अपने नए दोस्तों का मैसेज मिलता है जिसने अराता को लास्ट टाइम धोखा दिया था। तभी कैन को एक जरूरी बात याद आती है जिसे वो अराता को बताता है कि ओएका 12 गार्जियंस में से किसी एक का सर्वेंट है, अगर उसे तुम्हारी असली पहचान का पता चल गया तो तुम्हारे लिए मुसीबत साबित होगी। जी सुनकर अराता घबरा गया था और तभी वहाँ पर ओएका अपने हाथ में एक डिवाइन सोर्ड के साथ आ जाता है, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आया था क्योंकि वो अपनी डिवाइन सोर्ड से कैन के भाले की मरम्मत करता है जो देखकर अराता को हैरानी होती है। उसकी हैरानी को अब ओएका नोटिस करता है। तब वो उसे बताता है कि सभी वेपन्स का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं किया जाता और उन्हीं में से एक मेरा वेपन है। फिर ओएका उन्हें बताता है कि हमारे रूलर काजी के होने के कारण हमारा राज्य काफी ज्यादा रिच हो चुका है। इसके बाद हमें काजी को दिखाया जाता है जो अपने राज्य में लौट आया था। वो अपने किसी बहुत गरीब इंसान की कब्र पर जाकर उससे वादा करता है कि वो हर कीमत पर थ्रोन को हासिल करेगा। तब उसके पास एक और सोल्जर दौड़ते हुए आता है और काजी को बताता है कि उसके सबसे करीबी सर्वेंट पर हमला कर दिया गया है, जो देखकर काजी जल्दी से वहां पहुंचता है और देखता है कि उसके सभी लोगों को मार दिया गया, लेकिन उनमें से एक में थोड़ी जान बची हुई थी जो काजी को बताता है कि उन्हें एका ने मारा है। जो सुनकर काजी अंदर तक हिल जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि उसके करीबी दोस्त ने उसके लोगों को मारा। तभी उसे पता चलता है कि उसके और लोगों पर हमला हुआ है, पर वहां जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उन्हें पहले ही मार दिया गया। तो काजी जल्दी से ओएका के घर जाने का फैसला करता है क्योंकि वो कम से कम उस गांव को बचाना चाहता है। ओएका के गांव में अभी सब कुछ पीसफुल चल रहा था और उसने अभी हाल ही में सुनाया कि बैटल जल्दी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन वो इसमें भाग नहीं लेगा क्योंकि उसे कत्लेआम करना पसंद नहीं। जिस पर अराता भी कहता है कि रैंक बढ़ाने के लिए एक दूसरे को मारना बेवकूफी है, लेकिन ओएका उसे बताता है कि राजा बनने के लिए दूसरों को मारना जरूरी नहीं है, बल्कि कोई भी एक वॉरियर जो अन्याय चुने हुए वॉरियर को अगर अपने अधीन कर सके तो वो सभी डिवाइन वेपन्स को एकजुट कर सकता है जिससे बिना किसी का खून बहे राजा बन सकता है। तभी वहाँ पर ओएका के सर्वेंट आते हैं जो उसे बताती है कि एक मेहमान उनका इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिना अराता और उसके सभी साथियों को यहाँ से निकालने की अरेंजमेंट करती है क्योंकि यहाँ पर जो मेहमान आए हैं वहाँ वो और कोई नहीं बल्कि एका है, लेकिन वो एका से नहीं डरते और उनकी बातें छुपकर सुन लेते हैं। इस तरफ एका ओएका को बताता है कि राजकुमारी को मारने वाला काजी है और उसने सभी का ध्यान
ध्यान भटकाने के लिए इसका इल्जाम अराता पर डाल दिया। फिर एका अपने असल मुद्दे पर आता है। वो एका से कहता है कि तुम्हें उसे खोने की बजाय मेरा सर्वेंट बन जाना चाहिए, लेकिन वो एका उसे जवाब देते हुए कहता है कि उसे उसकी बातों पर बिलीव नहीं है और भले ही तुम सच कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं अपने मालिक के प्रति वफादार हूँ, बिना इसकी चिंता किए कि उन्होंने कितने पाप किए हैं। इसके जवाब में ओएका अपने स्पेयर निकाल कर उससे जमीन पर वार करता है, जिससे जमीन में से कीलें बाहर निकलने लगती है, जिनका इस्तेमाल करते हुए आका ओएका की प्रेग्नेंट वाइफ को अपने कब्जे में लेता है। ये सब देखकर ओएका आका से पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर आका उसे बताता है कि वो राजा बनने के लिए सभी डिवाइन वेपन्स की पावर को पाना चाहता है और उसने ऑलरेडी काजी के अदर 6 सर्वेंट्स के वेपन की पावर्स को हासिल कर लिया है। अब आका ओएका से कहता है कि वो अपनी वाइफ को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, तो अपनी पावर को उसे सौंप देता है। इस तरफ अराता ये सुनकर डरते हुए अपने मन में कहता है कि आका अपने गोल को पूरा करने के लिए आखिर इतना नीचे कैसे गिर सकता है। हालांकि अराता देर न करते हुए अपनी डिवाइन वेपन को निकाल लेता है, जिसका ओएका को जैसे ही मालूम पड़ता है तो वो आका के आगे सरेंडर कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अराता उसकी वजह से खतरे में आए। साथ ही वो एका से वादा करने का कहता है कि वो बाद में उसके मेहमानों और उसकी वाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एका यह वादा करता है, इसलिए ओएका अपने डिवाइन वेपन को एका को दे देता है। असल में तो ओएका की बॉडी ही डिवाइन वेपन है, जो गोल्डन एनर्जी में बदलकर एका के डिवाइन वेपन में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखकर आयका की वाइफ रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपने हस्बैंड को हमेशा के लिए खो दिया है। इतनी तेज आवाज सुनकर वहाँ पर 2 सर्वेंट आती हैं, जिन्हें आका तुरंत ही मार देता है। ये सुनकर आयका की वाइफ एका से रिक्वेस्ट करती है कि वो कम से कम उसे छोड़ दे, मगर एका उसे भी बेरहमी से मार देता है। जो सब पर्दे के पीछे खड़ा अराता देख रहा था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। दरअसल उसने इस तरह का कत्लेआम अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। खैर कुछ भी हो, लेकिन ये करना गलत है। तभी आका सेंस करता है कि उसे कुछ लोग अभी दिखाई दे रहे हैं, और जैसे एक पर्दे को कट करता है तो उसे अराता दिखता है, जिसके हाथ में डिवाइन वेपन था। इसलिए वो अराता पे भी हमला करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर काजी आ जाता है, और जब वो अपने लोगों को मरा हुआ पाता है तब उसे एका पर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में एका पर अपनी फायर अटैक करता है, जिससे एका अपने स्टोन की दीवार बनाकर बच जाता है। तो काजी हवा में जंप करते हुए फिर से अटैक करता है, मगर एका इस बार उसके अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद वो अपनी स्पाइक से काजी पर अटैक कर देता है। जिन स्पाइक से काजी ऐसा तो करके बचता है, लेकिन उस स्पाइक से उसकी शिप डैमेज हो जाती है। आका यहाँ पर रुकता नहीं, बल्कि इसके बाद वो कई सारे नुकीले छोटे छोटे स्पाइक बनाकर उन्हें काजी पर छोड़ देता है, जिन्हें काजी अपनी फायर से डोज कर देता है। तो एका उससे कॉम्बैक्ट फाइट करने लगता है, जिसमें भी एका काजी पर भारी पड़ रहा था, और उनके वेपन क्लैश से इतनी ज्यादा पावर अनलीश होती है कि वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। साथ ही वो घर और अराता के दोस्तों को भी हवा में उड़ा देते हैं। फिर तेजी से वो सब नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। उनको चोट आने से पहले ही अराता अपने बैरियर एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो सेफली जमीन पर लैंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ काजी गुस्से में अपनी फायर पावर को अनलीश करते हुए एका से पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। इस पर एका काजी को याद दिलाता है कि उनकी एक फ्रेंड जो काजी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उनकी वजह से मारी गई। असल में क्या हुआ था उनके साथ वो हमें डिटेल में नहीं बताया गया। और एका की ये बात सुनकर काजी अपने डिवाइन वेपन को नीचे डाल देता है, मतलब वो आगे फाइट नहीं करना चाहता। वैसे भी आका ताकतवर है, अगर फाइट होती है तो वही जीतेगा। खैर इसके बाद एका उन सारे डिवाइन वेपन्स की स्टोन फॉर्म को दिखाते हुए डिक्लेयर करता है कि उसने काजी के सभी सर्वेंट की डिवाइन वेपन को ले लिया है, और अब वो काजी का डिवाइन वेपन लेने वाला है। ये सुनकर काजी एका से लड़ने की कोशिश करता है, मगर उसके लात गो से एका का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हमें उनके बचपन का सीन भी दिखाया जाता है, जिसमें एका काजी को आसानी से हरा दिया करता था। वैसे ही आज है, क्योंकि काजी आज तक एका से एक भी फाइट नहीं जीत पाया। हालांकि वो दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे, लेकिन सच्चा दोस्त हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एनीमे में इसका जिक्र किसी ने नहीं किया। खैर यहाँ एका काजी को खुद से दूर फेंक देता है और फिर अपने पत्थरों से बने चाबुक से उसे मारता है। हालांकि एका काजी को जान से नहीं मारता, ऐसा शायद वो इसलिए करता है क्योंकि काजी उसका बचपन का दोस्त है, भले ही आज के दिन उनके रास्ते अलग हैं। तभी अराता एका से कहता है कि तुम्हें किसी बिना वेपन की वॉरियर पर हमला नहीं करना चाहिए। अगर तुम सच में एक वॉरियर हो तो ऐसा नहीं करोगे। हालांकि एका वैसे भी काजी को नहीं मारने वाला था, पर अराता की बात सुनकर वो उससे कहता है कि तुम चूज इन वन हो, तो क्या तुम भी थ्रोन के लिए फाइट करोगे। इस पर अराता जवाब देता है कि मुझे ऐसे किसी थ्रोन के लिए नहीं पड़ी जिसके लिए इनोसेंट लोगों को मारना पड़े। अराता की इस बात पर आका को हंसी आ जाती है। दरअसल इस दुनिया में हर एक चूज इस वन के लिए 2 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ये है कि अपने से ताकतवर के आगे सरेंडर कर उसका गुलाम बन जाओ, या फिर ताकतवर को हरा कर अपना गुलाम बना लो। इतना कहकर एका काजी को उसकी हालत में उसे छोड़कर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद हर कोई निराश होकर बैठ जाता है। लेकिन हीना काजी के पास जाकर उससे अपने मास्टर को वापस ले
ले आने की रिक्वेस्ट करती है, मगर ऐसा वो नहीं कर सकता। इसलिए काजी अपने आंसुओं को काबू में करते हुए हिना से कहता है कि उसे वापस लाना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी सोल को एका के डिवाइन वेपन ने एब्जॉर्ब कर ली है। ये सुनकर ही हिना रोते हुए अपने मन में काजी और एका को कर्स करती है, क्योंकि उन दोनों ने उनकी हरी भरी जिंदगी को बंजर बना दिया। अब काजी माफी मांगने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए वो जाने से पहले हिना से माफी मांगता है। लेकिन तभी अराता उसे रोक लेता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम सब करना क्या चाहते हो? पहले तुमने राजकुमारी कीको को मार दिया, फिर तुमने आपस में थ्रोन के लिए लड़ना शुरू कर दिया, और तुम्हारी इस लड़ाई में इनोसेंट लोगों की जान जा रही है, मगर तुम्हें बस अपनी पड़ी है। इस पर काजी अराता का हाथ झटकाते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तो साइड में चुपचाप चुप रहो। और रही बात राजकुमारी कीको की, तो उसे मारना हमारे लिए जरूरी था। हम आजाद होना चाहते थे, इसलिए मौका देखकर हमने उसे मार दिया। ये सब सुनकर अराता का दिमाग खराब होने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब करना क्या है। वो किसी शांत जगह पर बैठकर सोचता है कि क्या राजकुमारी की कूट मुझसे यही चाहती थी कि मैं राजा बनने के लिए लड़ाई करूं और इनोसेंट लोगों को खत्म करूं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर कोटावा और केन आते हैं, जो अराता को समझाते हैं कि उसे भी लड़ाई में शामिल होना चाहिए। हालांकि अभी अराता को अपनी कमजोरी से इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा है कि उसे असल में करना क्या चाहिए, और वो ओएका की वाइफ को भी नहीं बचा पाया। इससे उसे और ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन तभी वो कहता है कि उसे ताकतवर बनकर एका को अपने आगे झुकाना है, मगर साथ ही उसे इस बात का डर है कि कहीं एका के जैसा ना बन जाए। अराता की ये बात केन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उससे कहता है कि डरपोक इंसान की तरह बिहेव करना बंद करो। इसके बाद भी अगर तुम इसी तरह से रोना धोना चालू रखते हो तो अपनी इस नौटंकी को बंद करके घर जाओ। वैसे भी रोने से अगर कुछ होता तो मैं ही पूरे दिन बैठ कर रोता। इस पर अराता कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि राजकुमारी कीकू ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मिशन दिया है जिसे वो हर हालत में कंप्लीट करके रहेगा। लेकिन ऐसा वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए करना चाहता है। तभी कोटावा उसे याद दिलाती है कि वार्डन उसके अधीन हारने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसे अराटा की पावर और उसके गोल्स में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने अपनी पावर को अराता को सौंप दिया। इसके आगे भी कोटावा के पास कहने के लिए कुछ अलग बातें थी। दरअसल उसे बचपन में राजकुमारी को लेजेंडरी डिवाइन वेपन की कहानी सुनाया करती थी। उन्होंने बताया था कि उसे लेजेंडरी डिवाइन वेपन ने खुद की सेफ्टी करने की पावर थी, न कि अटैक करने की। वो तलवार इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि बिना लड़े ही सब पर शासन करने की शक्ति रखती थी, और उसे लगता कि वो तलवार अराता के पास है, जिस डिवाइन स्वॉर्ड का नाम सुकुया है। अराता इस बात पर यकीन कर सुकुया नाम पुकारता है, तो उस डिवाइन स्वॉर्ड में से बहुत तेज गोल्डन एनर्जी निकलती है, जो उस लड़की को पूरी तरह से ढकने वाली होती है कि इतने में ही सीन बदलकर अराता 2 पर आ जाता है, जो अपनी मस्त जिंदगी जी रहा था। अभी वो अराता की पिक्चर्स को देख रहा था, जिसमें उसका धोखेबाज दोस्त भी शामिल था। उसे उस पिक्चर में अराता के बगल में जो भी है वही धोखेबाज दोस्त, जिसका नाम अराता 2 को मालूम नहीं है। वहीं बाहर अराता का जो रिसेंटली फ्रेंड बना था, वो अराता के घर में झांक रहा था। असल में उसे जानना था कि आखिर अराता इतने दिन से कहाँ गायब है। उसे बाहर खड़ा हुआ अराता 2 देख लेता है, इसलिए वो नीचे जाकर उससे मिलता है। वो उससे पूछता है कि वो कौन है। ये सुनकर सुगुरु को लगता है कि अराता शायद मेरे से नाराज है, क्योंकि उसने उन बदमाश स्टूडेंट के सामने कहा था कि अराता उसका दोस्त नहीं है, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है अपने कुछ काम को निकलवाने के लिए। खैर, इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अराता कई दिनों की चिट्ठियों के बाद स्कूल में आया है। स्कूल में आकर सबसे पहले वो मसूदा से मिलता है, वो भी एक दोस्त की तरह। दरअसल इस अराता को नहीं पता कि अब मसूदा उसका दोस्त नहीं है। वही मसूदा अराता को इस तरह देखकर सरप्राइज होता है। जिसके बाद अराता मसूदा से उन दोनों की दोस्ती के लिए किस्से सुनाने की कहता है, क्योंकि अराता ने मसूदा के साथ ली गई कई सारी तस्वीरें देखी थी। मसूदा के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। खैर, तभी अराता की मॉम उसे वहाँ से ले जाती है। वैसे गाइस, आपको ये बात तो मालूम ना हो कि ये दूसरा वाला अराता है, जो दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो शायद अब नहीं होगी। इधर मसूदा अब गुस्से में है, क्योंकि उसे लगता है कि अराता उससे मजे ले रहा है। जिसके बाद वो बदमाश लड़के अराता को छत पर बुलाते हैं। वहाँ मसूदा उसका वेट कर रहा था। जब अराता छत पर आता है तब मसूदा उससे पूछता है कि क्या तुम सब कुछ भुलाने का ड्रामा कर रहे हो। इस पर अराता यही सेम क्वेश्चन उससे करता है, जिससे मसूदा का दिमाग खराब होने लगता है, और तभी बदमाश लड़के अराता को घेरने लगते हैं ताकि उसे पीट सकें। अचानक गुस्से में मसूदा अराता पर अटैक करता है, लेकिन अराता उसके हाथ को पकड़ लेता है। जिसके बाद अराता उसे लात मार कर दूर गिरा देता है। फिर वो कहता है कि कमजोर होने के बावजूद भी घमंडी बन रहे हो, और हाँ, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा अराता के साथ क्या मसला है। मैंने तो तुम दोनों के पिक्चर्स देखे थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों दोस्त होंगे। इसके बाद सीन बदलकर हमारे असल हीरो पर आता है, जो कोटावा की हेल्प करने में लगा था। दरअसल नदी पार करते हुए कोटावा के पैर में चोट आ गई थी, इसलिए अराता उसे लेकर किसी के घर में आ जाता है, जहाँ वो कोटावा को आराम करने का कहकर बाहर आ जाता है। फिर
वो लकी लॉकेट से दूसरे अराता को वीडियो कॉल करता है और वो एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं। जिसके बाद अराता दूसरे वाले से पूछता है कि तुम कोटावा के लिए कैसा महसूस करते हो, जिस पर वो उसे बताता है कि हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, इसलिए वो उसे अपनी छोटी बहन मानता है। ये सुनकर अराता अपने मन में सोचता है कि अगर ये बात कोटावा ने सुन ली तो उसका दिल टूट जाएगा। दरअसल कोटावा अराता के लिए कुछ अलग फीलिंग्स रखती है, जिसका दूसरे वाले अराता को नहीं पता क्योंकि वो बेवकूफ है। तभी अराता टू उसे बताता है कि आज मैं स्कूल गया था, वहाँ मैंने मसूदा नाम के लड़के को अच्छा बिहेव करना सिखाया। इधर अराता मसूदा का नाम सुनकर डर जाता है। जब अराता टू उसके इस तरह के रिएक्शन की वजह पूछता है तभी अचानक वीडियो कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद अराता अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी काजी पीछे से आकर अराता का गला पकड़ लेता है और उससे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड उसको सौंप देने की कहता है, लेकिन अराता मना कर देता है। तो काजी अराता को किक मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर अचानक चारों ओर से फायर निकलने लगती है, जिसे देखकर अराता हैरान होकर उससे पूछता है कि तुम बिना अपनी डिवाइन स्वॉर्ड के फायर पावर को कैसे यूज कर पा रहे हो। जिस पर काजी उसे बताता है कि ये मेरी खुद की पावर है। दरअसल एक चूजेस वन अपने डिवाइन वेपन के बिना भी अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इसके बाद काजी अराता को फिर से अपनी फायर मैजिक से अटैक करता है, जिसे अब की बार अराता अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर रोक लेता है। जिसके बाद काजी अराता से अपनी स्वॉर्ड को उसे सौंप देने का कहता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही वो उससे कहता है कि मुझे नहीं मालूम आखिर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड ने तुम जैसे कायर को क्यों चुना, मगर मैं अभी भी इसे हासिल कर सकता हूँ। इतना कहकर काजी स्वॉर्ड को छीनकर अराता पर हमला ही करने वाला होता है कि तभी कोटावा भागते हुए वहाँ आती है और काजी से रुकने का कहती है। जिसके कहने से पता नहीं क्यों मगर काजी अपने अटैक को रोक देता है, लेकिन कोटावा उसके फायर अटैक के बीच में आ चुकी थी, इसलिए अराता उसे बचाने के लिए आ जाता है और उसे कवर कर लेता है। ये सीन देखकर काजी को अपनी कुछ पुरानी मेमोरी से याद आती हैं, जो उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। अचानक काजी के हाथ में दर्द होने लगता है और उसके हाथ में से एक अराता की डिवाइन स्वॉर्ड नीचे गिरती है। जिसके बाद काजी अचानक आग में कूद जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो हमें नहीं बताया गया। वहीं काजी को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसमें आका और एमी नाम की लड़की उसके सर्वेंट थे। दरअसल काजी उस टेरिटरी के लॉर्ड का बेटा था, इस वजह से ये दोनों उसके सर्वेंट थे, लेकिन असल में तो वो तीनों अच्छे दोस्त थे। पर काजी एमी को पसंद करता था, लेकिन कुछ समय बाद काजी के पिता मर गए, जिसका फायदा उठाते हुए वहाँ की जनता ने काजी को भी मारने का फैसला किया। तो काजी, एमी और एका एक साथ वहाँ से भाग गए, मगर लोगों को उनके बारे में पता लग गया कि वो भाग रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया ताकि वो उन्हें खत्म कर सके। हालांकि एका काजी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और उन लोगों से लड़ने लगता है। इतनी देर में काजी और एमी वहाँ से बोट लेकर भाग जाते हैं। बोट से ट्रैवल करते हुए काजी और एमी एक आइसलैंड पर पहुँचते हैं, जहाँ उस आइसलैंड पर रहने वाले लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। पर इसके आगे क्या हुआ, काजी होश में आ जाता है। होश में आते ही उसे अपने आगे को टावा दिखती है, जिसमें वो एमी को देखता है, इसलिए वो आगे की कहानी सबको बताने का फैसला करता है। काजी बताता है कि जो लोग उन्हें मिले थे वो बहुत ही अच्छे थे, उनके साथ हम हंसी खुशी रह रहे थे, मगर एक दिन काजी बीमार हो गया, जिसे ठीक करने के लिए मेडिसिन की जरूरत थी, जो सामने वाले पहाड़ पर मिलती है, लेकिन उस जगह पर खतरा भी बहुत है। इस वजह से एक आदमी एमी को वहां जाने से मना करता है, लेकिन काजी को ठीक करने के लिए एमी मेडिसिन ढूंढने वहां चली जाती है। इस तरफ जब काजी की आंख खुलती है तो उसे सामने पहाड़ पर आग जलती हुई दिखाई देती है, तो वो अपनी खराब हालत में वही पहाड़ पर चढ़ने लगता है ताकि एमी को बचा सके। काजी वहाँ पहुंचकर देखता है कि एमी आग की लपटों में गिरी हुई है, जो देखकर वो डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो एमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही वो फायर उस पे हमला कर देती है, जिससे वो पहाड़ के कॉर्नर पर लटक जाता है। वो ऐसे तैसे करके ऊपर आता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तक उस आग में जलकर एमी मर चुकी थी। एमी के मर जाने के बाद काजी फैसला करता है कि अब वो भी अपनी जान ले लेगा, मगर वो ऐसा भी नहीं कर सकता। दरअसल अचानक से वहाँ पर फायर गॉड की डिवाइन स्वॉर्ड अपीयर होती है, जो काजी को अपना अगला मास्टर बनाती है। आगे काजी अराता और बाकी सब लोग से कहता है कि उसके लिए उसकी स्वॉर्ड बहुत कीमती है, जिसे वो हर कीमत पर हासिल करके रहेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। काजी की सारी कहानी को ध्यान में रखते हुए अराता उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का कहती है। साथ ही वो वादा करता है कि वो सब मिलकर उसकी स्वॉर्ड को उसे वापस दिलाने में जितना हो सके उतनी हेल्प करेंगे। साफ साफ शब्दों में वो उसकी फुल हेल्प करना चाह रहे हैं। अराता के इस ऑफर को काजी एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब अब वो भी अराता के ग्रुप में शामिल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर 12 गार्जियंस तक पहुंच चुकी थी, जिसमें से 6 गार्जियंस हमेशा से एक साथ काम करते हैं, क्योंकि अब सभी गार्जियंस राज्य को पाने के लिए लड़ना शुरू करेंगे। इसलिए 6 गार्जियंस फैसला करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द कोई कदम उठाएंगे। फिर हमें काफी समय बाद राजकुमारी कीकू को दिखाया जाता है। उनमें थोड़ी बहुत सांसें बची हुई थी, असल में तो वो लाइफ एंड डेथ के बीच में फंसी हुई हैं। जिसके बाद 6 गार्जियंस उसी फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ लोगों की अदल बदल होती है। दरअसल उन्हें लगता है कि फॉरेस्ट में जाने से उनको कोई एंशिएंट पावर मिलेगी, जिससे वो अराता के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए
उनका एक साथी उस फॉरेस्ट में आता है, जिसके बाद हम मसूदा को देखते हैं जो गुस्से में तोड़फोड़ कर रहा था। उसे अराता के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने पापा से भी उल्टा सीधा बोल देता है, जिस वजह से उसके पापा उसे थप्पड़ मारते हैं ताकि मसूदा सुधर जाए। मगर आपको पता ही होगा कि ऐसे सिंधी लड़के कभी नहीं सुधरते। खैर, इसकी दूसरी तरफ हम अराता 2 को देखते हैं जो स्कूल से घर आ जाता है। उसकी मॉम उसे रूम में जाकर रेस्ट करने का कहती है, तो वो अपने रूम में जाने लगता है। मगर तभी उसकी बहन उसका रास्ता रोककर उससे फालतू बात करने लगती है, जिस पर अराता 2 उसे साइड करते हुए अपने रूम में आ जाता है। तभी खिड़की में से उसको सुगुरु दिखता है, जो पहले अराता का दोस्त नहीं बल्कि मतलबी दोस्त था। अराता 2 उससे रोकता है, फिर उसके पास जाकर पूछता है कि भाई तू मेरे घर पर चक्कर क्यों मार रहा है। इस पर वो रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैंने उन बदमाशों के आगे जो भी बात की थी उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर अराता 2 खुशी खुशी उसे माफी मांगते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हम अभी दोस्त हैं। जिसके बाद सुगु अराता 2 को बताता है कि वो बदमाश लड़के तुम्हें मेट्रो स्टेशन पर बुला रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। इसके अगले सीन में हम उन्हीं बदमाश लड़कों को देख जो मसूदा के पीठ पीछे बुराई करने में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर मसूदा आता है, जिसका दिमाग पहले से ही सटका हुआ था, तो अराता 2 भी वहाँ पहुँच जाता है ताकि मसूदा का दिमाग और ज्यादा खराब हो। लेकिन अराता 2 कुछ अलग ही बात कह देता है, जिससे सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल उसने कहा कि अगर लड़ाई होती है तो वो मसूदा की तरफ हो जाएगा। फिर उन दोनों की बातें ही ऐसी चल रही होती हैं कि तभी वहाँ पर अराता की मॉम आकर उसे थप्पड़ मार देती है, क्योंकि अराता बिना बताए घर से आया था। साथ ही वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। खैर, अपनी मॉम को रोता हुआ देखकर अराता 2 को भी टेंशन आ जाती है। इधर मसूदा किसी और जगह पर आकर याद करता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसको अकेला छोड़ दिया था। वहीं अराता की मॉम उसकी इतनी फिक्र करती है। ये सोचकर मसूदा को अराता से और ज्यादा नफरत होने लगती है। उसे अराता पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो दीवार में मुक्के मारने लगता है। असल में मसूदा अराता को जान से मारना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि हमेशा से उसके साथ हुआ है वो सब गलत हुआ है, उसकी वजह सिर्फ अराता है। जिसके दूसरी तरफ उस फॉरेस्ट में वो गार्ड कहता है कि जो भी अराता से सबसे ज्यादा नफरत करता है वो हमारी दुनिया में अपीयर हो। उसके इतना कहती ही मसूदा भी मैजिकल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। मैजिकल वर्ल्ड में आते ही वो खुद को हवा में फ्लोट होता देख हैरान रह जाता है। तभी वो गार्ड इस मैजिकल वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन मसूदा को ट्रांसफर करता है। इतना करते ही वो दोनों स्विच होकर दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। मतलब वो गार्ड मसूदा की दुनिया में और मसूदा उस गार्ड की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। शायद अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद जब मसूदा को पता चलता है कि वो अब तक नकली अराता से बुली हो रहा था, तो मसूदा फैसला करता है कि वो आज और अभी अराता को खत्म कर देगा। फिर वो वहाँ खड़े 5 गार्जियन से अराता की लोकेशन के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ हम अराता को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ फॉरेस्ट से बाहर निकल रहा था। तभी अचानक बारिश होने लगती है, जिसे देखकर काजी समझ जाता है कि ये वाटर ऑफ कंट्रोल करने वाला गार्जियन है। अभी वो लोग उसके इलाके में है। उस गार्जियन का नाम यूरू है। अब अराता और उसके सभी साथी शेल्टर ढूंढने लगते हैं ताकि बारिश में भीगने से बच सके। दूसरी तरफ मसूदा को वो 5 गार्जियंस अपने हेडक्वार्टर में ले आए थे, जहाँ वो मसूदा को बताते हैं कि अराता एक चूजन वॉरियर है, जिसका एम कंट्री का अलग किंग बनने का है और उसे किंग बनने में सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, क्योंकि अराता से सबसे ज्यादा नफरत तुम ही करते हो, इसलिए तुम भी एक चूजन वॉरियर बन सकते हो। मसूदा को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अराता को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मसूदा की बात सुनकर 5 गार्ड्स फैसला करते हैं कि वो उसे मौका देंगे, जिसके बाद वो सब हेडक्वार्टर के बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ एक ऐसे डिवाइन वेपन रखा था जो अराता और उसकी डिवाइन स्वॉर्ड सोकुया को हरा सकता है। इस डिवाइन वेपन का नाम ओरिची है। फिर वो गार्ड्स मसूदा को बताते हैं कि ओरिची स्वॉर्ड के पास जो ये कंकाल डले हैं वो उन लोगों के हैं जिन्होंने ओरिची स्वॉर्ड को हासिल करने की कोशिश की मगर नहीं कर पाए, जिस वजह से इनका ये हाल हुआ। ये सुनकर भी मसूदा पीछे नहीं हटता। वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है क्योंकि मसूदा अराता से बहुत नफरत करता है। इस वजह से ओरिची स्वॉर्ड की पावर से जाग जाती है। तभी अचानक मसूदा ओरिची स्वॉर्ड की डोमेन में आ जाता है, जहाँ इविल गॉड उसकी नफरत को देखकर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब मसूदा ने उसे हासिल कर लिया है, इसलिए अगले दिन ही वो अराता को खत्म करने के लिए जाने लगता है। इधर हम अराता को देखते हैं जिसे अचानक दर्द होने लगता है, तो वो अपनी साकुया स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। तब उसे महसूस होता है कि उसको स्वॉर्ड कुछ अजीब रिएक्ट कर रही है। तब उसके सामने मसूदा अपीयर होता है। उसे देखते ही अराता के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए मसूदा से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इसके जवाब में मसूदा अपनी ओरिची स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। उसकी ओरिची स्वॉर्ड में से डार्क पावर रिलीज हो रही थी, जिससे मसूदा अराता पर अटैक करता है, लेकिन अराता अपने बैरियर से डार्क पावर को रोक देता है। तभी कोटावा अराता से पूछती है कि सामने खड़ा ये आदमी कौन है। अराता कुछ जवाब दे पाता इससे पहले मसूदा अराता से पूछता है कि तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे से डरकर यहाँ पे आ गई, तुम सच में कायर हो। मसूदा इन सब बातों को सुनकर अराता के अंदर से डार्क पावर रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। तभी अराता मसूदा पर अपनी डार्क एनर्जी से अटैक करता है, जिसे मसूदा मुश्किल से अपनी ओरिची स्वॉर्ड के बैरियर से रोक पाता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। फिर अराता उससे कहता है कि आज मैं तुम्हारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। इतना कहते हुए उसके अंदर बहुत ज्यादा डार्क पावर रिलीज होने लगती है, जो धीरे धीरे अराता को एक डीमन में बदलने लगती है। ये बात काजी सबको बताता है कि थोड़ी देर तक अगर
अगर ऐसा ही चलता रहा तो अराता एक डीमन में बच जाएगा। कोटावा जब ये सुनती है तो उसे अराता की चिंता होने लगती है। वो उसकी तरफ भाग जाती है और उसे हक करती है। फिर वो अराता से कहती है कि प्लीज मेरे लिए रुक जाओ, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, नहीं तो तुम एक डीमन बन जाओगे। कोटावा की बात सुनकर अराता शांत हो जाता है। इतने में कोटावा बेहोश हो चुकी थी, जिसे केन उठाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकती। दूसरी तरफ 5 गार्जियंस आकर मसूदा को वापस अपने साथ ले जाते हैं। इधर काजी को जब पता चलता है कि उनकी एनिमीज कोई नहीं बल्कि 5 गार्जियंस है तो उसे डर लगने लगता है। वहीं अराता इतना उदास था कि अपनी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है, बिना ये सोचे कि काजी जैसे लोग उसकी स्वॉर्ड को लेकर भाग सकते हैं। और ऐसा ही होता है, जैसे अराता के हाथों से स्वॉर्ड गिरती है वैसे ही काजी स्वॉर्ड को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। अब अराता तो अपने गम में बिजी था, इसलिए केन काजी का पीछा करता है। इधर अराता कोटावा को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर परेशान होने लगता है, पर तभी कोटावा को होश आ जाता है, जिसके बाद वो किसी घर में रात काटने जाते हैं जहाँ अराता को बहुत बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से कोटावा को तकलीफ हुई। कोटावा इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए अराता से मसूदा के बारे में पूछती है। साथ ही वो पूछती है कि मसूदा किसी दूसरी दुनिया के बारे में बात कर रहा था, जिस पर अराता फाइनली कोटावा को सच बताने का फैसला करता है कि कैसे वो स्विच होकर एक दूसरी दुनिया में चले गए। अराता उसे बताता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसके साथ तुम बड़ी हुई हो। जिसके बाद वो कोटावा को बताता है कि अराता 2 की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उस दुनिया में पूरी तरह से सेफ है और अपनी लाइफ जी रहा है। तभी कोटावा फिर से मसूदा के बारे में पूछती है तो अराता उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है जो हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए हम इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में केन ने काजी को ढूंढ लिया था। वहाँ काजी से अराता की स्वॉर्ड उसे वापस करने की कहता है, लेकिन काजी देने से मना कर देता है। उन दोनों की बहस चल रही थी कि इतने में ही वहाँ अराता भी पहुंच जाता है, जो काजी से कहता है कि क्या तुम्हें अब अपनी स्वॉर्ड वापस नहीं चाहिए। इस पर काजी गुस्से में अराता का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी स्वॉर्ड नहीं चाहिए तो इसमें मैं क्या करूँ? सच कहूँ तो अभी तुम नादान हो, कब क्या करना है ये तुम्हें नहीं पता। इतना कहकर काजी अराता की स्वॉर्ड को वापस कर देता है। फिर अगले दिन अराता काजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तभी अचानक से काजी अराता पर अटैक कर देता है, जिससे अराता रोक लेता है मगर कम स्ट्रेंथ होने की वजह से वो पीछे आ जाता है, जो देखकर काजी अराता से कहता है कि वो कभी 5 गार्जियंस का मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर है, लड़ना तो दूर की बात है वो खुद को सेफ तक नहीं रख सकता। इतना कहने के बाद काजी अराता पर फिर से सरप्राइज अटैक करता है, जिसे रोकने के चक्कर में उसकी स्वॉर्ड पीछे खाई में गिर जाती है। तो काजी अराता को सनसेट होने से पहले अपनी स्वॉर्ड को खोजने का कहता है। अगर अराता ऐसा नहीं कर सका तो काजी उनके ग्रुप से निकल जाएगा। दरअसल पीछे खाई नहीं बल्कि गहराई में एक और फॉरेस्ट है जिसमें अराता अपनी स्वॉर्ड ढूंढने आ चुका है। तभी उसे एक वुल्फ दिखता है जिसके मुंह में अराता की स्वॉर्ड थी, तो वो उस वुल्फ का पीछा करने लगता है क्योंकि वो वुल्फ स्वॉर्ड को मुंह में दबा कर भाग रहा था। इधर अराता को वुल्फ का पीछा करते करते कुछ पास्ट मेमोरीज याद आती हैं जो उसकी लाइफ के बेहतरीन दिन थे। उधर वुल्फ भी रुक गया, जिससे अराता अपनी स्वॉर्ड को वापस लेकर आता है और अभी तक सनसेट भी नहीं हुआ है। जिसके बाद वो कोटावा के पास जाकर कहता है कि वो बहुत मेहनत करके ताकतवर बनेगा, ना कि एक डीमन। ये सुनकर कोटावा को इतना खुशी होती है कि उसके आंसू बहने लगते हैं। अराता पहली बार किसी को अपने लिए इतना खुश होता देखता है, इसलिए वो भी कोटावा को हक कर लेता है। दूसरी तरफ हम मसूदा को देखते हैं जो उठते ही अपने सामने मिया नाम की सर्वेंट को देखता है जो काफी खुश थी। इससे मसूदा गुस्सा हो जाता है। दरअसल इससे किसी को खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वैसे शाम को मसूदा खिड़की के पास खड़ा था, तभी मिया उसके पास आकर उससे अराता के बारे में पूछती है, तो मसूदा गुस्से में उसे बताता है कि अराता वो इंसान है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। इस तरफ अराता और उसके दोस्त और एक नए फॉरेस्ट में आते हैं जहाँ ढेर सारी बटरफ्लाईज थी। हम वहाँ पर ब्लू बटरफ्लाईज को भी देखते हैं, जिसके जरिए से वाटर गार्जियंस यूरो उन पर नजर रख रहा था। वहाँ उसके सभी सर्वेंट उसके आगे घुटने पर बैठते हैं। साथ ही उसने एक ओल्ड मैन को वाटर बबल में ट्रैप कर रखा था। दरअसल उस ओल्ड मैन को यूरो ने एक मिशन दिया था जिसमें वो फेल होकर आया, इसलिए यूरो उस ओल्ड मैन को पनिश कर रहा है। साथ ही वो अपने सर्वेंट को दिखा रहा था कि अगर उनमें से कोई भी किसी काम में फेल होता है तो उसका क्या होगा। खैर यूरो उस ओल्ड मैन को आजाद कर देता है। दूसरी तरफ अराता और बाकी सब उस पूरे इलाके को देख रहे थे। ऐसे ही घूमते घूमते वो सब किंगडम के सबसे ज्यादा रिचेस्ट सिटी में पहुंचते हैं। वहाँ पर वो एक शॉप पर आते हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हालांकि कोटावा को एक हेयर पिन पसंद आती है, मगर उनके पास उसे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। इसलिए उस सिटी का गेट कीपर सुमो उन्हें काम करने की कहता है ताकि वो कम से कम इस सिटी की एंट्रेंस फी दे सके, साथ ही शॉप से कुछ खरीद सके। इसलिए वो सब मान जाते हैं। तो सुमो उन्हें पत्थर तोड़ने वाला काम देता है, जिसे वो सब मिलकर बहुत अच्छे से करने लगते हैं। दिन भर काम करने के बाद अराता शॉपकीपर के पास जाता है और जो हेयर पिन कोटावा को पसंद आई थी उसे अराता खरीद लेता है। जिसके बाद अराता
सुमो के साथ बात करते हुए यूरो के बारे में पूछता है तो सुमो उसके बारे में अराता को बताता है कि वो इंटेलिजेंट इंसान है। तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना महान है। दरअसल वो बात ये है कि किंगडम की सबसे रिचेस्ट सिटी के रूल्स यूरो ने बनाए थे, जिसकी वजह से ये आम सिटी कुछ ही समय में किंगडम की सबसे रिचेस्ट सिटी बन गई। इतना सब बताकर सुमो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन अराता और बाकी सब काम कर रहे थे कि तभी एक बच्चा थोड़ा बहुत नुकसान कर देता है, इसलिए एक आदमी उस पर गुस्सा कर रहा था। असल गलती तो उसी आदमी की थी, मगर वो उस बच्चे को फंसाना चाहता है। जैसे ये बात केन को समझ में आती है तो उसे गुस्सा आता है और गुस्से में वो उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन मामला आगे बढ़े इससे पहले ही सुमो वहाँ पर आ जाता है, जिसके कारण केन को रुकना पड़ता है। फिर अराता उस बच्चे के घर जाता है। उसका घर टूटा हुआ था। दरअसल पहले उस बच्चे की कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से उनका बिजनेस बंद हुआ तब से उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। वैसे बिजनेस उसकी फैमिली का बंद हुआ था, मतलब वो बच्चा बिजनेस नहीं कर रहा था। खैर आगे वो लड़का बताता है कि इस सिटी से बाहर निकलने की फी इतनी ज्यादा है कि वो इस सिटी को छोड़कर भी नहीं जा सकता। ये सुनकर केन और काजी एक साथ कहते हैं कि ऐसे शहर को गोली मारो, सारे लोगों की लगी पड़ी है, लेकिन मुफ्तखोरी को अपनी पड़ी है, लेकिन इसका तो वो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए उस लड़के को ही समझाते हैं कि मेहनत करते रहो, जिंदगी से जितना भागोगे वो तुम्हारा उतना ही पीछा करेगी, इसलिए भागना छोड़कर लड़ो। इस बेरहम जिंदगी से उस लड़की को भी ये बात समझ आती है, इसलिए वो सबका थैंक्स करता है। रात के वक्त वो सभी इस सिटी से भागने का फैसला करते हैं। उनके साथ में वो लड़की भी थी, पर उनके भागने से पहले ही वहाँ पर सुमो आ जाता है, जो उन्हें रोकने के लिए अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। तो राता भी उसका सामना करने के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। साथ ही वो सुमो से कहता है कि ये कोई शहर नहीं बल्कि आम लोगों के लिए जेल है। तभी सुमो को अपने मास्टर यानी यूरू से अपने पहले मुलाकात याद आती है, जहाँ यूरू ने सुमो की गलती को माफ करके उसे एक और मौका दिया था। उसने सुमो का साथ दिया था, इसलिए सुमो अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकता। ये सब याद करते हुए सुमो अराता पर अटैक करता है। उसने अराता पर बॉटल्स और कॉइन अटैक किया था, जिसे अराता आसानी से रोक लेता है। तो सुमो फिर से अराता पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसने अराता को भी स्ट्रगल करते हुए देखा है, जैसा कि उसने खुद किया था। इस वजह से वो अराता की रिस्पेक्ट करता है। वो अराता से बात ही कर रहा था कि इतने में ही यूरू की स्पाई बटरफ्लाई वहाँ आ जाती है, क्योंकि अब यूरू उसे देख रहा था। सुमो ज्यादा बात नहीं करता और उन्हें जाने देता है। जिसके बाद हम मसूदा को देखते हैं, जो आका के इलाके से आ रहा था। इसलिए आका मसूदा के शिप पर हमला कर देता है। जब मसूदा को पता चलता है कि उसके शिप पर हमला हुआ है, तो वह जल्दी नीचे जमीन पर आता है, जहां आका उसका वेट कर रहा था। तभी मसूदा आका को अपने ग्रुप में इनवाइट करता है, ताकि वो मिलकर अराता और काजी को हरा सके। लेकिन आका इसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वहाँ से जाने लगता है। तो उसे रोकने के लिए मसूदा कहता है कि वो हर कीमत पर अराता को हराना चाहता है। ये सुनकर आका अपने स्पेयर से उसकी एक आंख फोड़ देता है। दरअसल आका ने कीमत का सुनकर उसकी आंख फोड़ी थी। वही मसूदा इतनी बड़ी कीमत अदा करने के बाद भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है, जिससे आका इम्प्रेस होकर उसके साथ शामिल होने का फैसला करता है। साथ ही उसकी आंख को ठीक कर देता है। जो उसने कैसे किया वो हमें नहीं मालूम। दूसरी तरफ अराता और बाकी सब यूरो की आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ बस पानी था और आइसलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा वाटर बबल भी था। उधर यूरो अपनी मॉम का सपना पूरा करने के लिए सुकुया स्वॉर्ड को हासिल करने की सोच रहा था। इधर अराता और कोटावा किनारे पर थे। वहीं केन और काजी किसी मिशन पर गए थे, जिसका फायदा उठाकर अराता कोटावा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला होता है कि इतने में ही कोटावा वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे कोटावा के चिल्लाने की आवाज आती है, तो अराता तुरंत उसके पास भाग जाता है। उसे वहाँ देखने को मिलता है कि कोटावा को वाटर बबल में ट्रैप कर लिया गया है। अराता जब तक अपनी स्वॉर्ड निकालता तब तक कोटावा को किडनैप कर लिया जाता है, जो काम किसी और ने नहीं बल्कि यूरो का है। जैसी ये बात अराता को पता चलती है, तो वहाँ कोटावा को बचाने के लिए यूरो के पैलेस में जाने लगता है। पैलेस के बाहर उसे रोकने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से अराता आसानी से कोटावा के पास पहुंच जाता है, जिसे वाटर बबल में यूरो ने कैद करके रखा था। तभी अचानक वाटर बबल में पानी भरने लगता है। ये देखकर अराता अपनी स्वॉर्ड से फ्लैश अटैक करता है, लेकिन इसका उस वाटर बबल पे कोई असर नहीं होता। उसी वक्त यूरो भी वहाँ आ जाता है, जो अराता से कहता है कि तुम अभी इस काबिल नहीं हो कि मेरे प्रिजन को तोड़ पाओ। फिर उसकी नजर जैसी काजी पर जाती है, तो वहाँ उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि आका ने उसकी स्वॉर्ड को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन काजी कुछ नहीं कर पाया। तभी अराता यूरो से कोटावा को फ्री करने का कहता है, जिसके लिए यूरो मान जाता है, लेकिन अराता को उसके आगे सरेंडर करना पड़ेगा, जो अराता बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इसलिए यूरो उस पर अटैक कर देता है। इनकी लड़ाई को यूरो के सभी सर्वेंट्स देख रहे थे, मगर सुमो के कहने पर वो सब अराता को चीयर अप करने के लिए मान जाते हैं। दरअसल अराता अकेले है, उसकी साइड कोई नहीं है, इसलिए सुमो को अच्छा नहीं लगता। इधर अराता यूरो के वाटर अटैक को डोज करने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। तभी सुमो उसकी थोड़ी सी मदद करता है। इससे गुस्सा होकर यूरो अपने सभी सर्वेंट्स पे अटैक करता है, ताकि फिर से उनकी हिम्मत न हो बीच में आने की। वही कोटावा ऑलमोस्ट पानी में डूबने ही वाला था, जिसे अराता डूबते हुए देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। तब यूरो उसे भी वाटर बबल में ट्रैप कर देता है और अराता उस वाटर बबल के अंदर बेहोश हो जाता है। अचानक आसमान में एक शिप अपेयर होती है, जिसमें से मसूदा नीचे
नीचे जंप करता है। दरअसल उसे अराता को हराने की इतनी ज्यादा चुल मची है कि उससे रहा नहीं जा रहा, लेकिन अराता तो डायरेक्टली अब यूरो के कब्जे में है, इसलिए मसूदा उस वाटर बबल पर ही अटैक करता है, जिसे यूरो आसानी से रोककर उसे भी वाटर बबल में ट्रैप कर देता है। जिसके बाद उन दोनों को पूल के अंदर भेज दिया जाता है, फिर खुद भी उसके अंदर चला जाता है ताकि वो दोनों की स्वॉर्ड को कब्जे में कर सके। दूसरी तरफ अराता की आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाता है, जहाँ उसकी मॉम ने उसके लिए सूप बनाया था। वो अराता का फेवरेट सूप है, जिसे वो मस्त होकर खाने लगता है। तभी अचानक उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि तुम्हें सरेंडर करना है, ये मेरा ऑर्डर है। मगर अराता साफ साफ मना कर देता है, तो यूरो अपनी एक और चाल चलता है। हालांकि उसकी ये चाल भी फेल हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर वो फैसला करता है कि अगर अराता सरेंडर नहीं करता तो मैं उसे मार दूंगा। इस वक्त अराता का माइंड पूरी तरह से खाली हो चुका था, इसलिए कोटावा भी उसके दिमाग थी जो उससे लड़ने का कहती है। उसकी आवाज सुनते ही और अराता यूरो के इल्यूजन को तोड़ देता है और सपने की दुनिया से बाहर आता है, जिसके साथ ही उसकी सोकोया स्वॉर्ड से भी बहुत ज्यादा गोल्डन एनर्जी अनलीश होती है और वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि आसानी से यूरो के सभी ट्रैप तोड़ देती है। साथ ही अराता ने कोटावा को भी बचा लिया था। इस तरफ सभी लोग अराता की पावर देखकर शॉक रह जाते हैं। दरअसल आज तक इतनी अमेजिंग पावर उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है, तो सिंपल सी बात है, शॉक तो होंगे ही। इसके बाद यूरो पूल से बाहर आता है, हालांकि वो भी हैरान था, मगर अभी उसे अपना गोल पूरा करना है, जिसके लिए उसे यूरो स्वॉर्ड हासिल करनी होगी। इसलिए वक्त को जाया किए बिना वो अराता पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर गायब हो चुकी थी। असल में अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी पावर खत्म हो गई है। इसलिए उसकी मॉम का वाटर बबल भी डिसअपीयर हो जाता है। दरअसल यूरो ने अपनी मॉम के कपड़ों को एक वाटर बबल में रखा, जो अब उसकी पावर जाने की वजह से डिसअपीयर हो गए। अब उसे लगता है कि उसने हमेशा के लिए अपनी मॉम को खो दिया है। हालांकि उसकी मॉम की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, मगर उसे अपनी मॉम से इतना ज्यादा प्यार था कि उसने इस बात को भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसे लगता है कि अगर वो किंग बन जाएगा तो उसकी मॉम उस पे प्राउड फील करेंगी, लेकिन इसमें अब वो फेल हो चुका है, जिसका उसे बहुत दुख है और गुस्सा भी है। तभी काजी आगे आते हुए यूरो को समझाता है कि अब उसे अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए, साथ ही तुम्हारी मॉम ने जो गिफ्ट तुम्हारे लिए छोड़ा है उसे तुम्हें खोल कर देखना चाहिए। तो फाइनली यूरो उस गिफ्ट को ओपन करता है, जिसमें उसकी मॉम ने उसके लिए एक नेकलेस छोड़ा था। तभी उसका एक सर्वेंट आकर उसे उसकी मॉम की कही हुई कुछ बातें बताता है, जिन्हें सुनकर वो रोने लगता है। साथ ही उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, जिसकी वो सबसे माफी मांगता है, खासकर अराता से। फिर वो अराता को थैंक्स भी बोलता है, क्योंकि अराता की वजह से ही आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिसके बाद वहाँ पर मसूदा आता है, जो दूसरे लोगों की खुशी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो अराता को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसे अराता भी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उनके बीच फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें मसूदा सबसे पहले अराता पर अपनी ओरिजी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे अराता अपनी साकुया स्वॉर्ड से रोक लेता है, लेकिन उनकी क्लैश में वहाँ की जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। अराता उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है, मगर मसूदा उसके पीछा करने लगता है। साथ ही वो उस पर अटैक भी करता है, जिसे अराता डोज ही कर पाता है। इधर कोटावा ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं अराता फिर से डीमन में ना बदल जाए, इसलिए वो काजी से हेल्प मांगने की भी कोशिश करती है, मगर काजी हेल्प करने से मना कर देता है। तो वहाँ केन से कहती है कि मगर केन भी मना कर देता है, क्योंकि वो उन दोनों के बीच की लड़ाई है, जिसमें वो दोनों बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते और ना ही किसी को करने देंगे। खैर दूसरी तरफ अराता भी मसूदा के अटैक्स को बस डोज ही कर रहा था। तभी उनके बीच में फिर से क्लैश होता है, जिससे बहुत टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश होती है। अराता बड़ी मुश्किल से मसूदा का सामना कर रहा था। आगे अराता के सभी साथी उसको मोटिवेट करते हैं, लेकिन मसूदा उसे उल्टा सीधा बोलकर उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि अराता को अपने दोस्तों के लिए, साथ ही राजकुमारी कीको के लिए लड़ना ही होगा ताकि वो इस किंगडम को बचा सके। लेकिन अराता तो मुश्किल से ही मसूदा के अटैक्स को रोक पा रहा है। वैसे भी साकुया स्वॉर्ड के पास अटैक करने की एबिलिटी नहीं है, इसलिए यूरो फैसला करता है कि वो साकुया स्वॉर्ड से जुड़ जाएगा। इससे अराता के पास अटैक एबिलिटी भी आ जाएगी। हालांकि यूरो के सर्वेंट उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन यूरो ने फैसला कर लिया था। यहाँ पर अराता भी उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो किसी की नहीं सुनता और थोड़ी देर में वो गोल्डन एनर्जी बनकर साकुया स्वॉर्ड में अब्सॉर्ब हो जाता है। ऐसा हो जाने पर अराता को भी बहुत गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो फैसला करता है कि आज वो मसूदा को खत्म कर देगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब अराता ने किसी को जॉन से मारने का सोचा है। जिसके बाद पहले मसूदा अपने ब्लेड से अराता पर अटैक करता है, जिन्हें रोकने के लिए अराता अपनी साकुया स्वॉर्ड को फैन में चेंज कर अटैक करता है, जिससे मसूदा का अटैक कैंसिल हो जाता है। तो मसूदा हवा में जाते हुए अराता पर सीधा अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे इस बार अराता आसानी से होल्ड कर लेता है। साथ ही वो कहता है कि इस फाइट को वो ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं करना चाहता, इसलिए वो जल्दी इसे खत्म कर देगा। इतना कहकर अराता अपने स्वॉर्ड की पावर से वहाँ पे जो ओशन है उसमें से पिलर्स को बाहर निकालता है। उसकी इस पावर को देखकर मसूदा के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल अभी तक अराता ने अपनी साकुया स्वॉर्ड की फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, मगर आज वो करता है, जिससे उसके पीछे दो गोल्डन विंग्स आ जाते हैं, जिनसे अब वो मसूदा की तरफ एनर्जी अटैक करता है। तो मसूदा से वो अटैक संभाला नहीं जा रहा था, इसलिए वो अराता को नेक्स्ट टाइम का बोलकर गायब हो जाता है। अराता फाइनली जीतने के बाद सुकून की सांस लेता है और उसके साथ इसका पहला सीजन एंड होता है। जब भी इसका न्यू सीजन
कंफ्यूजन आएगा तब हम इसे आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे, मगर उसके लिए आपको इस वीडियो पे 10 के लाइक्स कंप्लीट करने होंगे। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।